हेलो स्टूडेंट। आज हम हरियाणा में प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे कि हरियाणा के अंदर जो प्रजामंडल आंदोलन हुए उनका क्या प्रभाव देशी शासकों पर पड़ा था। तो आप सब जानते हैं कि भारत में लंबे समय से औपनिवेशिक सरकार का अस्तित्व रहा और इस औपनिवेशिक सरकार ने देशी शासकों को आपस में मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगर उन्हें किसी अपने देश साथ के शासकों से अगर मिलना होता तो अंग्रेजों से उन्हें अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन कुछ समय के बाद जो है ये प्रतिबंध हटा दिया गया। मोटफोर्ट रिपोर्ट के बाद ये प्रतिबंध हटा था। उसके बाद अंग्रेजों ने देशी शासकों के मंडल की स्थापना की और इस मंडल के अंदर को 1921 में शुरू किया गया था और इसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता था। इस मंडल में आप कह सकते हैं कि लगभग 120 सदस्य थे और इनकी जो कार्य विधि थी या जो इन्हें काम करना था वो सब पहले से ही निर्धारित कर दिया गया था। इसके साथ साथ आप इसमें उस समय के गवर्नर जनरल रीडिंग थे। उन्होंने मार्च 1926 ईस्वी में हैदराबाद का के निजाम को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि भारत में ब्रिटिश सत्ता जो है वो सर्वोच्च है और जो देशी शासक हैं इन्हें ब्रिटिश सत्ता के अधीन नतमस्तक होकर रहना पड़ेगा। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए जो देशी शासक थे उन्होंने अंग्रेजों की सर्वोच्चता जो है वो स्वीकार कर ली थी। ये अंग्रेजों ने सब अपने फायदे के लिए किया था और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने इन देशी शासकों की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा जो थी वो अपने कंधों पर ले ली थी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये शासक विलासी हो गए थे। ठीक है, प्रजा के हित के लिए कार्य करने जो थे उन्होंने छोड़ दिए थे। इसकी वजह से जो ये रियासतें थी यहाँ पर प्रजा के द्वारा आंदोलन किए गए। किसके खिलाफ? मंडल के खिलाफ, यहाँ के शासक। इसीलिए इसे प्रजा मंडल आंदोलन कहा जाता है कि प्रजा के द्वारा मंडलों के खिलाफ जो थे वो आंदोलन किए गए थे। पूरे भारत में लगभग 500 के छोटी बड़ी रियासतें थी और इन रियासतों के अंग्रेजों के अधीन थी। लेकिन यहाँ पर ये इन्हीं रियासतों के शासक जो है वो शासन कर रहे थे और किसी के निर्देशों पर, वो अंग्रेजी सरकार के निर्देशों पर, यानी कि उनकी अधीनता में जो था ये अपना शासन चला रहे थे। इसके चलते हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने अपना इनडायरेक्ट जो है प्रभाव इन देशी शासकों पर बनाया हुआ था। अब इन देश रियासतों की अगर हम बात करें 500 के आसपास ये रियासतें रही हैं। कुछ छोटी रियासतें थी, कुछ बड़ी रियासतें रही और इसमें से कुछ तो बहुत ही छोटी थी जिनकी संख्या 9-10 हजार के आसपास रही थी और कुछ बहुत बड़ी रियासतें थी। जैसे हम बात करें मैसूर की, हैदराबाद की, ग्वालियर की, कश्मीर, ये बड़ी बड़ी ऐसी बहुत सी रियासतें थी। यहाँ पर इन्हीं शासकों का शासन था, लेकिन किसके अधीन थे? अंग्रेजों के अधीन थे। और यहाँ के जो शासक रहे, पूरे भारत में ये रियासतें फैली हुई थी। हम हरियाणा का अध्ययन कर रहे हैं तो हरियाणा की रियासतों के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रजामंडल आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हीं के आप कह सकते हैं कि जागरूकता, या उन्होंने लोगों को इतना जागरूक कर दिया था, देश प्रेम की भावना उनके अंदर इतनी भर गई थी और इसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन आंदोलनों को समर्थन दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन आंदोलनों को शुरू करने में, प्रजामंडल आंदोलन को शुरू करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसके लिए जो है कि हम हरियाणा की रियासतों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो प्रजामंडल आंदोलन का हरियाणा की रियासतों पर प्रभाव, ये हमारा टॉपिक है आज का। और इस टॉपिक के अंदर हमें रियासतों को, हरियाणा की रियासतों को पढ़ना है। तो दोजाना रियासत जो है वो हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत मानी गई है। ये रियासत जो है 1805 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी और इस रियासत के अंदर 24 गांव जो थे वो सम्मिलित थे, यानी कि 24 गांवों की एक बहुत बड़ी रियासत जो थी वो दोजाना थी। और यहाँ के जो शासक था, आप कह सकते हैं कि वहाँ यहाँ का शासक जो है वो अयोग्य थे। शासक की अगर हम बात करें तो मोहम्मद इफ्तार अली खां जो है वो यहाँ के शासक थे।
कोई भी उनके अंदर आप कह सकते हैं कि शासकीय राजा का कोई भी गुण नहीं था। एक अच्छे राजे का गुण जो होना चाहिए वो उसमें नहीं था, और इसके चलते यहाँ की प्रजा जो है वो इसके खिलाफ हो गई थी। और यहाँ पर जो था 1945 ईस्वी में प्रजा मंडल का गठन किया गया था, और इसका आंदोलन का केंद्र नाहर था। अगर यहाँ के नेताओं की बात की जाए तो नेता राजदेव करण सिंह जो थे यहाँ के प्रधान थे इस आंदोलन के, और इसके साथ सचिव पद पर राव सरदार सिंह जी थे, राव नेकीराम, पंडित हरिराम और राव शोचंद जैसे बहुत आप समाज सेवी और जो थे राजनीतिक नेता जो थे वो इस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। और इन्होंने इस आंदोलन के तहत जो था टैक्स न देने का ऐलान कर दिया था कि किसी भी प्रकार का टैक्स जो है वो शासक को नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो था जब ये आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, हड़तालें की गई, तो इस आंदोलन को दबाने के लिए यहाँ का जो शासक मोहम्मद इकबाल अली जो था उसने दमनकारी नीति को अपनाया था। और इसके चलते बहुत से जो नेता थे, बड़े नेता थे, उनको बंदी बना लिया था, कुछ नेता भूमिगत हो गए थे, बहुत से लोगों ने इस आंदोलन में अपनी गिरफ्तारियां दी थी। और जब ये आंदोलन जो है वो शांत नहीं हुआ, इसका रूप जो है और ज्यादा उग्र हो गया, तो यहाँ के शासक को जनता के आगे झुकना पड़ा, यानी कि जनता की मांगों को मानना पड़ा। और 8 दिसंबर 1946 ईस्वी को जितने भी बंदी नेता थे उन सबको रिहा कर दिया गया, और जनता की जो और मांगे थी, सार्वजनिक जो मांगे थी, उनको पूरा करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद जो है पटौदी की रियासत आती। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि ये रियासत जो है वो स्वतंत्रता के बाद इसको रोहतक जिले में सम्मिलित कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद पटौदी की आती है। ये रियासत भी 1805 ईस्वी में आंगल मैसूर द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था, तब अस्तित्व में आई थी। इस रियासत में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत 1940 में हो गई थी, लेकिन प्रभावकारी तरीके से जो है 1942 ईस्वी में लोग इसमें सम्मिलित होने लगे थे, और इसका रूप जो है वो काफी बढ़ गया था इसमें पटौदी की रियासत के अंदर, क्योंकि यहाँ का जो शासक था उसने भी प्रजा के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं किए थे, ना ही कोई सिंचाई के क्षेत्र में किया, ना ही शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। इसके उल्टे जो था टैक्स जो थे उनमें वृद्धि करती थी, जिसकी वजह से यहाँ की जनता जो है वो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थी। लोगों का लगातार शोषण जो था वो किया जा रहा था। तो इसके उसमें 1942 ईस्वी में पूरे जोर शोर के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, खुलकर अपने शासक के खिलाफ आवाज उठाई गई। और इसकी शुरुआत जो है या इस यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व जो थे वो गौरी शंकर वैद्य, ठाकुर राम सिंह, नंद किशोर, पंडित बाबू दयाल शर्मा, इनके प्रयासों से लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया था, और सक्रिय जो थे इसमें सक्रिय रूप से इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। यहाँ के शासक ने भी वही दमनकारी नीति को अपनाया, यहाँ के लोगों को भी जेलों पकड़ पकड़ कर जेलों में डाल दिया गया, और उनकी संपत्ति जो है वो नीलाम कर दी गई। यानी कि पहले आपने देखा ये आपका दोजाना की जो रियासत थी वहां पर विद्रोही जो नेता थे उनको पकड़कर जेल में डाल दिया था, लेकिन यहाँ का पटौदी का जो शासक था वो और 2 कदम आगे निकला। जो नेता गिरफ्तार किए गए, जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए इस आंदोलन के दौरान, उनकी संपत्तियों को नीलाम कर दिया गया। इससे जनता और ज्यादा क्रोधित हो गई, और उन्होंने आप कह सकते हैं कि और ज्यादा जोश और ज्यादा इसके खिलाफ जो था प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। और इनका प्रदर्शन देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने भी इसको समर्थन दिया, यहाँ के आंदोलन को। इसके साथ साथ गुड़गांव के कांग्रेस के नेता गजराज सिंह हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया। तो ये इसका रूप जो था और ज्यादा विकराल होता चला गया, यानी कि आंदोलन और ज्यादा बड़ा होता चला गया। अब क्या था कि यहाँ के जो लोगों का जोश था, गुस्सा था, उसको देखते हुए जो था यहाँ के शासक ने जो बंदी नेता थे उनको रिहा किया। इसके साथ साथ टैक्स जो था वो कम किया, और कह सकते हैं कि वो भी इन आंदोलनकारियों के सामने जो था वो झुक गया था, और स्वतंत्रता के बाद जो था ये रियासत जो है वो गुड़गांव जिले के अंदर सम्मिलित कर दी गई थी। उसके बाद हमारी आती है लोहारू की रियासत।
हरियाणा क्षेत्र के अंदर लोहारू का ये रियासत जो है वो हिसार जिले की एक छोटी सी रियासत थी। यहाँ के शासक मिर्जा अमूमुद्दीन अहमद था, जो कि अन्य जो शासक रहे उन शासकों की तरह ही अत्याचारी था। कोई भी उसमें अच्छे राजा के गुण नहीं थे, लोगों का शोषण कर रहा था, इसके साथ साथ जनता से बेगार करवा रहा था। भूखमरी की स्थिति जो थी वो इसके शासनकाल में हो गई थी, और इसके साथ साथ लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता जो थी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि मुस्लिम शासक था तो इसने हिंदुओं के धर्म पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से जो कट्टर धर्मपंथी थे और इसके साथ साथ जो अन्य नेता थे, राजनीतिक नेता थे या समाज सेवी थे, वो सभी के सभी इसके खिलाफ हो गए थे। बहुत ज्यादा लोग जो थे वो संगठित हुए इस आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन में लोहारू के शासक के खिलाफ, जिसका नाम था मिर्जा अमूमुद्दीन अहमद इसका नाम था। तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग, इसमें मध्यम वर्ग, इससे पहले आपने जो देखा उसमें मध्यम वर्ग ज्यादा शामिल नहीं था, लेकिन यहाँ का लोहारू का जो मध्यम वर्ग था वो इस प्रजामंडल आंदोलन में उन्होंने अपना पूरा सहयोग, पूरी भागीदारी जो थी वो निभाई थी। और इस आंदोलन को दबाने के लिए जो था उसने इसने अमूमुद्दीन मिर्जा ने जो था अपने सैनिकों को कह दिया था कि आप कोई भी किसी भी तरह का आप कार्यवाही करें और ये आंदोलन जो है उसको दबा दें। तो एक दिन ऐसे ही 8 अगस्त 1935 ईस्वी को सिहनी नामक गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था। शांतिपूर्ण तरीके से सभा हो रही थी। उस सभा के अंदर जो है जो आगे आने वाली जो रणनीति थी उसकी बारे में तैयारी की जा रही थी। इस सभा पर जो था यहाँ के शासक ने अपने सैनिकों से कहा कि सभा को या जो है बर्खास्त किया जाए, इसमें जो लोग हैं उनको यहाँ से भगाया जाए, और ये सभा जो है वो पूरी तरह से जो क्रियान्वित नहीं होनी चाहिए। तो इसके चलते जो था यहाँ इसके जो सैनिक थे उन्होंने इस सभा पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी, और इस दौरान जो था 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी, सॉरी 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से जनता जो थी वो और ज्यादा क्रोधित हो गई कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है हमारे प्रदर्शन को दबाने के लिए इतनी निर्मम पूर्वक जो है गोलियां चलाई गई और हमारे 22 लोग मारे गए। तो और ज्यादा गुस्से में यहाँ के लोग आ गए थे, और उन्होंने जो था आप कह सकते हैं कि जितने भी समाज सेवी थे, राजनेता थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, सभी के सभी जो थे वो शासक के खिलाफ हो गए थे, और अंत में जो था स्वतंत्रता के लिए जो था उन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व जो था वो त्याग करने का मन बना लिया था। तो जब आंदोलन का इतना विकराल रूप देखा तो यहाँ के शासक को भी बाद में आप कह सकते हैं कि इनके सामने झुकना पड़ा था, बंदियों को रिहा कर दिया गया, और जो थी उनकी मांगे जो थी वो मान ली गई थी। पूरी सभी मांगे तो नहीं मानी गई थी, लेकिन कुछ मांगे जो थी वो मान ली गई थी, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरह से इस आंदोलन में प्रजा की जीत हुई थी। दूसरी आती है, फिर हमारी आती है जींद की रियासत आती है। यहाँ का राजा राजा रणबीर सिंह था। ये भी बहुत ही आप कह सकते हैं कि जितने भी इसके समकालीन शासक थे उनके जैसी ही नीतियों का इसने पालन किया था। उनकी नीति कैसे कि प्रजा पर अत्याचार करना, कोई भी प्रजा के हित में कार्य नहीं करना, और इसके साथ साथ जो था इसका बहुत ही आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ अपना खजाना भरता था, सिर्फ अपने खजाने के लिए जो था लगातार लोगों का शोषण कर रहा था, टैक्स बढ़ा रहा था। तो इसके चलते जो था यहाँ इस रियासत की जनता जो थी वो इसके खिलाफ हो गई थी, और इन्होंने 1940 ईस्वी में जो था इस शासक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रजामंडल आंदोलन जो था वो शुरू किया था। चिरंजी लाल, लाला वर्मा, लाला राम किशन, पंडित शिवकरण जो थे आदि ऐसे बहुत से लोग थे जो जिन्होंने पूरी आप कह सकते हैं कि भागीदारी इस आंदोलन में निभाई थी, लगाई थी। इसके साथ साथ इस शासक ने भी यानी कि राजा रणबीर सिंह ने भी वही दमनकारी नीति को अपनाया। यहाँ के जो नेता थे, यहाँ के जो बड़े लोग थे उनको बंदी बनाकर जेलों में डाल दिया गया। आम जनता जो थी जो इसमें प्रदर्शन में शामिल थी उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ऐसी स्थिति में लोग जो थे और ज्यादा विद्रोही हो उठे।
और उन्होंने हड़तालें, प्रदर्शन ये सब करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से राजा रणबीर सिंह ने सोचा कि इनको रिहा कर देते हैं, जो कैदी हैं, बंदी बनाए गए जो नेता उनको रिहा कर देते हैं और कुछ समय के बाद लोग जो है अपने आप शांत हो जाएंगे। तो उन्होंने इन नेताओं को छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत जो थी यहाँ के लोगों की थी। उसके बाद जो था यहाँ का इसका राजा रणबीर सिंह का प्रधान मंत्री था गंगाराम कोल जो था, वो लगातार लोगों का शोषण कर रहा था और ज्यादा क्रूरता पूर्वक जो था लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो था दोबारा से आंदोलन शुरू करने का सोचा जनता ने। और इसके लिए जो था उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसे कि एक्शन कमेटी कहा गया, और उस कमेटी में 8 दिसंबर 1946 ईस्वी में ये फैसला लिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह ही यहाँ पर आंदोलन चलाया जाएगा। और जब इसका पता राजा को चला तो राजा ने इनसे बातचीत की और इसमें ये कहा गया, जो नेता थे प्रजामंडल के नेता, उन्होंने कहा कि इस प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया जाए और नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाए। तो राजा ने उसी तरह से जो था उसको अपने प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया और नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें 2 प्रजामंडल के, 2 अकाली दल के और 1 मुस्लिम लीग का सदस्य था। स्वतंत्रता के बाद इस रियासत को खत्म कर दिया गया और जींद को एक जिले का रूप प्रदान किया गया। उसके बाद हमारी आती है पटियाला की रियासत। पटियाला की बहुत बार ये होता है कि पटियाला का नाम आते ही पंजाब का ध्यान में आता है, तो उसे हम हरियाणा के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी एक बच्चों का क्वेरी होती है कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो बात ऐसी है कि पटियाला जो है वो पंजाब की सबसे बड़ी रियासत है, सब जानते हैं, लेकिन हरियाणा के कुछ क्षेत्र जो है जिसमें कि महेंद्रगढ़ और नारनौल का क्षेत्र आता है, इसका काफी हिस्सा जो है वो पटियाला में आता है, तो पटियाला रियासत के अंदर आता है। तो इसलिए यहाँ के जो जनता थी उन्होंने अपना प्रजामंडल आंदोलन के तहत जो था अपना गुस्सा यहाँ के शासक पर निकाला। और यहाँ पर जो था राजा यादविंदर सिंह उस समय शासन कर रहे थे। उनका शासन काल 1938 से 1948 तक का था, यानी कि 10 साल तक उन्होंने शासन किया। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि अत्याचारी शासक था, तभी तो यहाँ पर आंदोलन हुआ। अगर राजा अच्छा है, एक अच्छे राजा के गुण है और प्रजा उससे खुश है, तो वो आंदोलन क्यों करेगी। आंदोलन तभी होते हैं ना जब हम हमारा शोषण होता है और हम अपनी आवाज जो है अपने उस तक पहुंचाना, शासक तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारी मांगे जो है उनको शासक तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी वही परिस्थिति थी। यहाँ का राजा यादविंदर सिंह जो था वो भी एक आप कह सकते हैं कि अयोग्य शासक था, और उसकी वजह से जो था उसने शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि कोई भी सार्वजनिक कार्य नहीं किया था। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई भी सुविधाएं जो है उसने जनता को नहीं प्रोवाइड की थी। इसके साथ साथ लोगों का पर टैक्स ज्यादा लगा दिए थे, लोगों का लगातार बेकार अपने खेतों में करवाते थे। तो इस तरह से जनता जो थी बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रताड़ित थी, और इसके खिलाफ जो था, राजा के खिलाफ जो था आंदोलन जो था शुरू कर दिया गया। जब आंदोलन शुरू किया गया तो राजा ने इसमें यादविंदर सिंह ने धमकी दी कि आप मेरी रियासत जो है वो मेरी है, यहाँ अंग्रेजी राज्य नहीं है। जब कांग्रेस की जबरदस्ती को बर्दाश्त किया जाए, मैं एक सैनिक हूँ और मेरी बात रूखी है और मेरी गोली सीधी बात करती है, यानी कि मेरी गोली सीधी चलती है। ये उसने डराने के लिए कहा कि मैं कोई भी कदम जो है वो इस आंदोलन को दबाने के लिए उठा सकता हूँ, ताकि जनता डर जाए और आंदोलन जो है वो स्थगित कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस धमकी का और उल्टा प्रभाव जो था वो जनता पर पड़ा था। जनता और ज्यादा आग बबूला हो गई थी और पूरी जोश और पूरी उसके साथ आप कह सकते हैं कि आत्म उन्होंने पूरा वो सब कुछ अपना दाव पर लगा दिया था इस आंदोलन के अंदर। और इस आंदोलन में जो था बनवारी लाल, माता दीन, राम किशोर, अयोध्यादास जैसे चौधरी दूलीचंद आप कह सकते हैं कि ऐसे बड़े बड़े नेता जो थे, बड़े बड़े राजनेता आप कह सकते हैं, इस क्षेत्र के समाज सेवी, वो सभी के सभी इस आंदोलन में सम्मिलित थे, इस आंदोलन को एक दिशा दे रहे थे। और यहाँ के लोगों ने के साथ मिलकर
ये महाराजा के खिलाफ जो था एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था। आखिरकार महाराजा को झुकना पड़ा था और रियासतों की यानी कि यहाँ के रियासत के जो लोग थे उनकी एक बहुत बड़ी जीत थी। तो ये प्रजामंडल आंदोलन है। और क्यों हुआ, हरियाणा के कौन कौन से क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे, यानी कि कौन कौन से रियासतों में ये आंदोलन हुआ, तो ये आपको बताया गया है इस टॉपिक के अंदर। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।